आप रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके धन कुबेर मालिक मुकेश अंबानी की बेइंतहा कमाई के बारे में तो जानते होंगे। असल में मुकेश अंबानी तो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन गुजरात की धरती पर एक और शख्सियत मौजूद जिन्होंने अपने साम्राज्य को पूरी तरह से मेहनत के बल पर खड़ा किया। ये शख्स दौलत के मामले में अंबानी को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हर दिन नए आयाम स्थापित करते हुए वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अदानी की, जिन्हें कभी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज हवाई अड्डों से लेकर बंदरगाहों और कोयले से लेकर रसोइयों तक इस्तेमाल होने वाले तेल तक हर क्षेत्र में गौतम अदानी का कारोबार फैला हुआ है। फिर भी उन्हें जानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो क्या आप भी गौतम अदानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। गौतम अदानी का जन्म 1962 में हुआ था और उनके 7 भाई बहन। उनके पिता अहमदाबाद में एक छोटी सी कपड़ा की दुकान चलाते। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण उन्होंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन में साइंस सब्जेक्ट चुना। परिवार के सुझाव पर 1977 में अपने बड़े भाई विनोद के साथ मुंबई। पढ़ाई के साथ साथ गौतम अदानी को बड़े कारोबारों में ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने हीरा व्यापार का धंधा शुरू किया। दक्षिण मुंबई में पढ़ाई के दौरान वहां हीरा कारोबार करने वाला एक कार्यालय था, जिसने गौतम अदानी को हीरों को मापने और छांटने का हुनर सिखाया। दिन में गौतम अदानी हीरा बाजारों में जाकर हीरों को तौलना और उनकी शुद्धता जांचना सीखते। उसके बाद कॉलेज को जाते थे, लेकिन दोनों को साथ संभालना मुश्किल था। इसलिए गौतम अदानी ने कॉलेज छोड़ दिया और धांजी स्ट्रीट में हीरे का फुल टाइम व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर हीरा व्यापार की कंपनी खोली, लेकिन व्यापार करना कोई आसान काम नहीं था। हीरा व्यापार में आपको रत्नों के साथ काम करना पड़ता है, जो भले ही आकर्षक लगता है, लेकिन मुनाफे का मार्जिन बहुत कम होता है। गौतम अदानी ने खुद कहा है कि उन्होंने इस व्यापार से बिजनेस अनसर्टेनिटी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखा। लेकिन गौतम अदानी ज्यादा समय तक इस धंधे में नहीं रहे, क्योंकि उनके बड़े भाई का उन्हें बुलावा आया था। उनके भाई ने एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री को खरीदा था और गौतम अदानी से मदद मांगी थी। गौतम अदानी ने अपना हीरा व्यवसाय छोड़कर गुजरात लौटा। इस कारखाने का काम पीवीसी फिल्मों के निर्माण और बिक्री करना था। उस समय इन पीवीसी फिल्मों की भारी मांग थी, क्योंकि कई कपड़ा सामानों को इन्हीं पीवीसी फिल्मों में लपेटा जाता था। लेकिन उनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। हर महीने उन्हें पीवीसी फिल्म बनाने के लिए 20 टन पीवीसी की आवश्यकता होती थी, लेकिन भारत में एकमात्र आपूर्तिकर्ता उन्हें केवल 2 टन ही दे पाता था। बचे हुए 18 टन का आयात गौतम अदानी कर सकते थे, लेकिन उस समय आयात करना आसान नहीं था। यह सब 1980 के दशक के मध्य में बदल गया। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने एक नई आयात निर्यात नीति लागू की। गौतम अदानी ने बताया है कि उनके जीवन में 2 महत्वपूर्ण मोड़। पहला मोड़ 1985 में आया, जब सरकार ने आयात नियमों को खत्म किया ताकि गौतम अदानी जैसे व्यापारी आयात कर सके, और अदानी ने अपना व्यापारिक व्यवसाय शुरू किया। 1988 में गौतम अदानी ने अडानी ग्रुप बनाया, जिसने उन्हें कमोडिटी ट्रेडिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। सिर्फ पीवीसी फिल्मों का निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने एक अवसर देखा और प्लास्टिक का आयात शुरू कर दिया और इसे भारत के अन्य निर्माताओं को बेचना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने अपना कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय शुरू किया। उस समय प्लास्टिक के दानों की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव होता था, इसलिए जब प्लास्टिक के दानों की कीमतें बढ़ती थीं, तो व्यापारी अपने समझौतों को तोड़ देते थे और अन्य खरीदारों की तलाश शुरू कर देते थे। इसलिए बाजार में कम भरोसा था। गौतम अदानी ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि वह बहुत भरोसेमंद। उन्होंने अपने समझौतों को नहीं तोड़ा। अडानी ग्रुप के एमडी राजेश अदानी ने बताया कि 1980 के दशक के मध्य में गौतम अदानी को गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में पता चला। यह कंपनी उस समय बहुत सारे लाभ प्राप्त कर रही थी। सरकार के साथ उनका सौदा यह था कि वे हैंडीक्राफ्ट को देश के बाहर निर्यात कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें इंपोर्ट क्रेडिट प्राप्त होगा। इस इंपोर्ट क्रेडिट का क्या फायदा था? मूल रूप से यह कंपनी अपने कच्चे माल का आयात बिना किसी शुल्क के कर सकती थी। लेकिन गौतम अदानी को पता चला गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऐसा नहीं कर रहा। इसका मतलब था कि उनका इंपोर्ट क्रेडिट बर्बाद हो रहा था। गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि गौतम अदानी ने मूल रूप से जीएसआईसी के साथ एक समझौता किया कि वह उनकी ओर से बिना किसी शुल्क पर आयात करेंगे। वह उन्हें वह देंगे जो जीएसआईसी चाहता था, और जो नहीं चाहता था उसे बाजार में बेच देंगे। इसलिए गौतम अदानी ने विदेशों से बिना किसी शुल्क के सामानों का आयात, जबकि उनके प्रतिस्पर्धियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ा। ऐसी रणनीतियों के कारण 1982 से 1992 तक गौतम अदानी का व्यापारिक व्यवसाय काफी बढ़ गया। एक समय जब वह इस व्यापारिक व्यवसाय के लिए 100 मीट्रिक टन आयात कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने 40,000 मीट्रिक टन का आयात शुरू कर दिया। जहां उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक का आयात किया और फिर उसे हमारे देश की अन्य कंपनियों को बेचा। उस व्यापारिक व्यवसाय का उन्होंने विस्तार किया। प्लास्टिक के अलावा उन्होंने रसायन और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी शुरू कर दिया। 1991 में और भी बढ़ावा मिला, जब पीवी नरसिंह राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन की शुरुआत की। गौतम अदानी ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि उन्हें पता चला कि वह कई विदेशी कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं। इससे
गौतम अदानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं होता। इसके लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वह है राजनेताओं को जानना। गौतम अदानी के लिए यह संभव हुआ क्योंकि उन्होंने 1990 के दशक में गुजरात के मुख्यमंत्री बने चिमनभाई पटेल, केशुभाई पटेल जैसे राजनेताओं के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1991 में कृषि वस्तुओं की एक बड़ी विदेशी कंपनी कारगिल ने कच्छ के पास नमक का उत्पादन और फिर उसे भारत के बाहर निर्यात करने का फैसला किया। इस परियोजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कारगिल ने आयात निर्यात में काफी अनुभव रखने वाले गौतम अदानी से संपर्क किया। कारगिल जानता था कि नमक का उत्पादन लाखों टन में होगा, इसलिए उन्हें एक बड़े बंदरगाह की जरूरत। सबसे पहले उन्होंने कंदला बंदरगाह का उपयोग करने का फैसला, लेकिन शोध के बाद कारगिल ने कंदला के बजाय मुंद्रा बंदरगाह का इस्तेमाल किया। मुंद्रा बंदरगाह की लोकेशन मध्य पूर्व के करीब थी। कारगिल के लिए मध्य पूर्व के पास होना महत्वपूर्ण था क्योंकि यह एक प्रमुख व्यापार मार्ग था। फिर कारगिल और अदानी ने नमक उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाया। इसके लिए उन्हें एक जेटी की जरूरत थी। जेटी बंदरगाह के पास का एक क्षेत्र होता है जहां सामानों को लोड और अनलोड किया जा सकता है। जेटी बनाने के लिए काफी जमीन की जरूरत होती है। इसके लिए गौतम अदानी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे चिमनभाई पटेल से मिलने गए। गौतम अदानी ने जेटी बनाने के लिए 3000 एकड़ जमीन मांगी। जेटी बनाने के बाद गौतम अदानी के व्यापारिक व्यवसाय में आयात मुख्य रूप से 2 बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और कंदला बंदरगाह से होते, लेकिन इन बंदरगाहों में देरी होती और गौतम अदानी को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर वह मुंद्रा बंदरगाह में नमक का उत्पादन कर रहे हैं तो क्यों न इस बंदरगाह का इस्तेमाल अन्य चीजों के लिए भी किया जाए। यह तभी संभव होगा जब यह एक प्राइवेट बंदरगाह बन जाएगा। शुक्र है गौतम अदानी का समय अच्छा था। लिबरलाइजेशन के दौर में भारत सरकार विदेशी मुद्रा बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोच रही थी। ऐसा करने का एक तरीका कई सरकारी बंदरगाहों का निजीकरण करना था। यह गौतम अदानी का दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ था। 1995 में उन्होंने मुंद्रा बंदरगाह का 100% निजीकरण कर लिया। 1995 में बंदरगाह निजी हो गया और 6 साल बाद काम करना शुरू हुआ। एक बार जब गौतम अदानी को मुंद्रा बंदरगाह मिल गया तो उन्होंने उसके आसपास एक साम्राज्य स्थापित किया। 2003 में उन्होंने बंदरगाह के पास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ बनाया। कई कंपनियों ने इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपने कारखाने स्थापित किए और निर्यात के लिए मुंद्रा बंदरगाह का उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे गौतम अदानी को फायदा हुआ। 2014 तक 13 बंदरगाह गौतम अदानी के नियंत्रण में आ गए और यह यहीं खत्म नहीं हुआ। 2020 के बाद अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अधिक बंदरगाह खरीदने के लिए 39,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आज गौतम अदानी की कंपनी भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह संचालक है। देश के लगभग 30% कार्गो और 40% शिपिंग कंटेनर अदानी के स्वामित्व वाले बंदरगाहों से होकर गुजरते हैं। यही कारण है कि अदानी के बंदरगाह और SEZ कंपनियां लाभदायक रही हैं। 2014 और 2021 के बीच उनका वार्षिक लाभ लगभग 2500 करोड़ रुपए रहा है। गौतम अदानी की कहानी में एक खास रणनीति बार बार देखने को मिलती है। जब भी उन्होंने कोई नया व्यवसाय शुरू किया तो उन्होंने अपने पहले से चल रहे कारोबारों को फायदा पहुंचाने के मौके खोजे। मिसाल के तौर पर उन्होंने प्लास्टिक आयात करने और PVC फिल्में बनाने के लिए एक व्यापारिक धंधा शुरू किया। व्यापार को गति देने के लिए उन्होंने एक बंदरगाह कारोबार खड़ा किया। उन्होंने बंदरगाहों की कमाई बढ़ाने के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया। इसी क्षेत्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक तापीय विद्युत संयंत्र बनवाया। फिर उन्होंने बिजली संयंत्र को चलाने के लिए कोयला कारोबार शुरू कर दिया। यही वजह है IIFL की 2022 की रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ 10 सालों में अदानी की संपत्ति में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। लेकिन गौतम अदानी की तरक्की विवादों से भी भरी रही। उन पर एक आरोप है कि वे पूंजीपतिवाद का सहारा लेकर आगे बढ़े हैं। इसका मतलब है कि जब किसी कंपनी के रिश्ते राजनेताओं के साथ बहुत करीबी होते हैं तो सिर्फ वही कंपनी फायदे में रहती है, बाकी कंपनियों को कोई लाभ नहीं मिलता। हाल ही में हिंडनबर्ग विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी। हिंडनबर्ग ने अडानी एंटरप्राइजेस पर शेयरों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट के बाद गौतम अदानी की संपत्ति $120 अरब से घटकर $46 अरब रह गई। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से वे 27वें पायदान पर आ गए। लेकिन गौतम अदानी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हिंडनबर्ग विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच करने के लिए कहा। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत के शेयर बाजार का नियमन करता है। उनकी जिम्मेदारी यह पता लगाना था कि क्या गौतम अदानी की कंपनियों ने शेयर बाजार के नियमों को तोड़ा है। लेकिन इस जांच के दौरान अडानी समूह ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए उन्होंने विदेशी निवेशकों को अपनी कंपनी में शामिल किया, जिससे उनके परिवार की हिस्सेदारी कम हो गई और अन्य निवेशक आकर्षित हुए। ये कंपनियां थीं अब्बू धाबी कांग्लोमरेट इंटरनेशनल होल्डिंग और निवेश फर्म GQG। इतनी बड़ी कंपनियों ने अडानी ग्रुप में पैसा लगाना शुरू किया तो यह बाकी निवेशकों को एक संदेश गया कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक है। हर किसी को शक था कि अडानी ग्रुप के शेयरों को उनका परिवार नियंत्रित कर रहा है। इसीलिए जब परिवार की हिस्सेदारी कम हुई तो निवेशकों का संदेह भी कम हुआ। फिर अडानी समूह ने SEC और अंबुजा सीमेंट जैसी दिग्गज कंपनियों को खरीद लिया। इस सौदे की कीमत $10 बिलियन। इतने जटिल लेन देन को सफलतापूर्वक पूरा करने से अडानी समूह में निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ। हालांकि कई लोग अडानी समूह पर CBI जांच चाहते थे। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। नवंबर 2023 अदालत ने यह घोषणा की CBI जांच की जरूरत
जरूरत नहीं है क्योंकि सेबी पहले से ही जांच कर रही है। यह अडानी समूह के लिए अच्छी खबर थी और इसी वजह से अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में फिर से तेजी आई। चाहे जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गौतम अडानी भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक हैं। उन्होंने एक छोटे हीरे के व्यापारी से लेकर देश की सबसे बड़ी बंदरगाह कंपनी और एक विशाल व्यापारिक घराने के मुखिया बनने तक का सफर तय किया। गौतम अडानी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये देखना दिलचस्प होगा कि वह भविष्य में किन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं और अडानी समूह को और कितनी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आपको गौतम अडानी की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।